बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काब बिन आमिर, इसकी बीवी मैसूना, बेटी माज और बेटा मुगीरा बिन काब चारों इंतहाई परेशानी की हालत में अपने दीवान खाने में बैठे हुए थे। माज अपनी जगह पर इस बुत की तरह चुपचाप और गुमसुम बैठी हुई थी, जैसे वो कोई जीरो नहीं बल्कि कोई इंतहाई खूबसूरत मुजस्मा हो जिसे किसी ने उठाकर बड़े करीने और सलीके के साथ वहां रख दिया हो। काब बिन आमिर, मुगीरा बिन काब और मैसूना तीनों बड़ी फिक्रमंदी से इसकी तरफ देख रहे थे। इस मौके पर इसकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए इसकी माँ मैसूना उसे मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहती थी कि उसी लम्हा हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुनकर माज बिदकने के अंदाज में अपनी जगह पर उछल पड़ी थी। अपनी जगह छोड़कर बाहर निकलना चाहती थी कि इसकी माँ मैसूना ने उसका बाजू पकड़ा और उसे अपने करीब बिठा लिया और उसे मुखातिब करके कहने लगी, मेरी बेटी, तुम ज़्यादा फिक्रमंद ना हो। अल्लाह की तरफ से हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। मेरी बच्ची, जो कुछ तुम पर गुजरी है मैं जानती हूँ। देख, दरवाजे पर दस्तक हुई है। दुआ करो कि कोई अच्छा पैगाम आए। बसीत खोलने गया है। बसीत ने जब हवेली का दरवाज़ा खोला तो सामने बतरूश खड़ा था। इसके पीछे इसके बहुत से राहिब साथी भी मौजूद थे। बसीत ने दरवाज़ा खोला तब अपने साथी राहिबों को मुखातिब करके बतरूश कहने लगा, तुम मंजर बिन जुबैर के यहाँ चलो। मैं थोड़ी देर यहाँ काम निपटाकर वहीं तुमसे आकर मिलता हूँ। इसके बाद वहीं जाते हैं जहाँ से लौट कर आए हैं। इस पर वो सारे राहिब आगे बढ़ गए। बतरूश हवेली में दाखिल हुआ। बसीत ने पहले की तरह अंदर से जंजीर लगा दी। बतरूश जब बसीत के साथ दीवान खाने के दरवाजे पर आया तब सबने अपनी जगह से उठकर उसका इस्तकबाल किया। बतरूश चुपचाप आगे बढ़कर काब बिन आमिर के करीब हो बैठा। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर काब बिन आमिर ने बतरूज को मुखातिब किया, बतरूज, मेरे अजीज, ये हसन कसू का क्या बना? थोड़ी देर पहले मंजर बिन जुबैर अंदर आया था। वो कह रहा था कि तुम लियोनिश की तरफ गए हो और हमें उम्मीद थी कि लियोनिश से मिलकर तुम हसन कसू की रिहाई का कोई सामान करोगे, लेकिन तुम्हें यहाँ अपने यहाँ देखकर मैं अब मायूस और अफसरदगी महसूस कर रहा हूँ। यहाँ तक कहने के बाद काबिन आमिर रुका, फिर अपनी बेटी माज की तरफ देखते हुए कहने लगा, बतरोश, जरा माज की हालत देखो। अगर हालात चंद दिन मजीद ऐसे ही रहे तो मेरी बेटी के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इसने खाना पीना बिल्कुल तर्क कर दिया है। जब भी इससे गुफ्तगू करो बस एक ही बात कहती है कि हालात कुछ भी हो जाए, हसन कसू के पास ले जाओ। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर किसी को माफ नहीं करूंगी। इसका कहना है कि इन हालात में इसका हसन कसू के पास रहना बेहद जरूरी है, इसलिए कि वो इसका शौहर है और मुसीबत के वक्त ही अपने शौहर के पास रहना चाहती है। काबिन आमिर जब खामोश हुआ तब बतरूश अपनी जगह से उठा, आहिस्ता आहिस्ता मास की तरफ गया। फिर बड़े प्यारे अंदाज में, बड़ी नरमी से इसने अपना हाथ मास के सर पर फेरा और कहने लगा, मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई अभी जिंदा सलामत हूँ, तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि बतरूश से आगे कुछ ना कह सका, इसलिए कि इंतहाई अफसरदा और गमजदा लहजे में बोलते हुए माज ने उसकी बात काट दी थी। बतरूश जब दोबारा अपनी निशिस्त पर बैठ गया तब इसकी तरफ देखते हुए माज कहने लगी, थोड़ी देर पहले मंजर बिन जुबैर यहाँ आया था। इसने बताया था कि आप हसन करसू की रिहाई के लिए लियोनिश की तरफ गए हैं। जब आप वहां गए तब माज को रुक जाना पड़ा कि मुस्कुराते हुए बतरूश बोल उठा था, जो कुछ मंजर बिन जुबैर ने कहा मेरी अजीज बहन, वो बिल्कुल दुरुस्त है। जिन लोगों को पकड़कर बंद किया गया है इनमें ज्यादातर मल्लाह और माही गीर हैं और इनमें हसन करसू भी शामिल है। मेरी बहन, तू जानती है कि हसन करसू की जात ही से मेरा दिल धड़कता है। जिस दिन वो गया तो यूं जानना कि बतरूज भी खत्म हो जाएगा। मैं हसन करसू से मिलना चाहता था। इसे दूसरे माही गिरों के साथ एक खासे बड़े कमरे में बंद किया गया है। कमरे का दरवाजा लोहे की मजबूत सलाखों का है। मैंने इन सलाखों के सामने खड़े होकर हसन करसू को देखा। इसको मखसूस इशारा भी किया कि वो मुतमईन रहे। मैं इस कमरे में दाखिल होकर इससे मुलाकात करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, इसलिए कि लियोनिश सोया हुआ था और जो पहरेदार मल्लाहों और हसन कसू की हिफाजत पर मुकर्रर थे इनका कहना था कि लियोनिश का हुक्म है कि जब तक वो इजाज़त ना दे किसी को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। इसलिए मैं लौट आया हूँ। मेरी बहन, तुम्हारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें तसल्ली देने आया हूँ कि मैं बेकार नहीं बैठा हुआ। मेरे साथ मेरे दूसरे राहिब भी थे। उन्हें मैंने मंजर बिन जुबैर के यहाँ भिजवाया है। यहाँ से निकलकर मैं मंजर बिन जुबैर के यहाँ जाऊँगा और अपने सारे राहिबों को लेकर एक बार फिर लियोनिश का रुख करूँगा। मैं क्या करना चाहता हूँ फिलहाल मैं इसका इजहार किसी से नहीं करूँगा, इसलिए कि मुझे हर सूरत में हसन करसू को इस जंदान नुमा कोठरी से निकालना है और अगर मैं ना निकाल सका तो फिर मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं वापस ना आया तो यूं समझ लेना कि हसन करसू के साथ मैं भी इसी दुनिया से कूच कर गया हूँ। बतरूज जब खामोश हुआ तो पूरी उम्मीद अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए मास कहने लगी, मेरे भाई, आपका क्या अंदाजा है कि हसन कसू को जंदान की इस कोठरी से निकाल लिया जाएगा? अगर आप पर उम्मीद है तो ये भी बताएं कि कैसे वहां से छुटकारा हासिल होगा। बतरूज संजीदा हो गया, कहने लगा,
मेरी बहन, इस वक्त मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। वैसे हमारे हालात हमारे हक में हैं, इसलिए कि डॉन जॉन इस वक्त यहाँ नहीं है। लियोनिश किसी कदर नरम तबीयत का मालिक है और वो हम लोगों का डॉन जॉन की निस्बत ज़्यादा एहतराम करता है। अगर डॉन जॉन यहाँ होता तो वो हसन कसू और मल्लाहों को सजा देने में ज़रा भर भी ताख़ीर नहीं करता। लेकिन लियोनिश ने उन्हें बंद किया हुआ है। अगर लियोनिश सोया हुआ ना होता तो अब तक शायद लाइहा अमल को आखिरी शक्ल दे चुका होता। लेकिन लियोनिस के सोने की वजह से मैं लौट आया हूँ। बहरहाल मेरी बहन, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ आया हूँ। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि मुतमईन रहो, हौसला रखो। मेरी बहन, अगर तुम हौसला हार दोगी तो हमारा क्या बनेगा? और ये जो तुम कहती हो कि तुम हसन कसू के पास जाना चाहती हो, आइंदा ये अल्फाज कभी अपने मुंह से ना निकालना। किसी के सामने ये तक ना कहना कि तुम हसन कसू की बीवी हो। वहां जाना तो दूर की बात, इस घर के अफराद के अलावा किसी और को खबर तक नहीं होनी चाहिए कि हसन कसू का इस घर से एक रिश्ता है। जिस दिन ये खबर बाहर फैल गई तो याद रखना, ये हवेली ही नहीं, मुसलमानों की ये सारी बस्ती महफूज नहीं रहेगी। इसके साथ ही बतरूश अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अब तुम लोग आराम करो, बिल्कुल मुतमईन और आसूदा रहना, फिक्रमंद नहीं होना। अभी बतरूश जिंदा है, कुछ ना कुछ करके रहेगा। मैं अब यहाँ से मंजर बिन जुबैर के यहाँ जाऊँगा, थोड़ी देर वहाँ बैठूंगा, फिर अपने साथियों के साथ एक बार फिर लियोनिश का रुख करूंगा। इसके साथ ही बतरूश ने बारी बारी काब बिन आमिर और मुगीरा बिन काब से मुसाफा किया और माज और इसकी माँ मैसूना को एक बार फिर तसल्ली दी। इसके बाद वो हवेली से निकल गया। थोड़ी देर बाद बतरूश अपने साथी राहिबों के साथ लियोनिश की हवेली में दाखिल हुआ। बतरूश और इसके साथी राहिबों को देखते हुए लियोनिश ने बेपनाह खुशी का इजहार किया। आगे बढ़कर इसने पुरजोश अंदाज में सबसे मुसाफा किया, फिर उन्हें लेकर अपने दीवान खाने में बैठ गया। जब सब बैठ गए तब लियोनिश को मुखातिब करते हुए बतरूश कहने लगा, मैं इससे पहले भी आया था, लेकिन आप सोए हुए थे, इस बिना पर मैं वापस चला गया। लियोनिस चौंका और कहने लगा, आपको वापस जाने की क्या जरूरत थी? आपने मेरे खादिमों से कहकर मुझे जगा दिया होता। बतरूश मुस्कुरा दिया, नहीं, मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता था। दरअसल मैंने सुना है कि हसन करसू को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इतनी खुशी की खबर है कि मैं इसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। दरअसल मैं अपने साथी राहिबों के साथ आया था कि मैं जरा हसन करसू को देखूं कि वो कौन है। लियोनिश के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, कहने लगा, शक्ल से तो मैं भी उसे नहीं जानता। मैंने सबको जंदान में बंद कर दिया है। अभी नींद से बेदार होने के बाद मैंने अपने 2 आदमियों को भेजा है। वो साहिल से इस आदमी को पकड़ लाएंगे जो हसन करसू को शक्ल से पहचानता है। फिर पता चलेगा कि जो आदमी बंद किए गए हैं, इनमें हसन करसू कौन है। जवाब में बतरूश ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन साथी राहिबों के साथ इन सारे कैदियों से मिल लूँ। मुझे उम्मीद है कि इनसे मिलकर जान जाऊँगा कि हसन करसू कौन है। इसके बाद मैं वापस यहीं आपके पास आता हूँ और आपको बताऊँगा कि हसन करसू कौन है। लियोनिश ने बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहना शुरू किया, अगर आप ऐसा कर गुजरें तो मैं समझता हूँ कि आप मेरा काम आसान कर देंगे। आपको इनसे मिलने के लिए मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से ही हस्पानिया की फलाह बहबूद वाबस्ता है। इसके साथ ही लियोनिश ने अपने किसी खादिम को आवाज़ देकर बुलाया। एक मुसल्लह जवान जब भागता हुआ इसके करीब आया तो उसे मुखातिब करके लियोनिश कहने लगा, इन मोअज़्ज़िज़ राहिबों को इस कोठरी में ले जाओ जिसके अंदर मुसलमान कैदियों को रखा गया है। लियोनिश के इन अल्फाज पर बतरूश खुश होकर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। इसकी तरफ देखते हुए इसके दूसरे राहिब साथी भी उठ खड़े हुए। लियोनिश अपनी जगह पर बैठा रहा, जबकि बतरूश और उसके साथी राहिब आने वाले लियोनिश के इस खादिम के साथ इस कमरे की तरफ हो लिए जिसके अंदर मल्लाहों और माहीगीरों के साथ हसन कसू को रखा गया था। लियोनिश के आदमी की रहनुमाई में बतरूश और उसके साथी राहिबों के भेस में इस बड़े कमरे के सामने लाए गए जिसे मल्लाहों और हसन कसू को रखा गया था। इस मौके पर लियोनिश का आदमी वहां पहरा देने के वाले 3 आदमियों के पास गया और धीमे से लहजे में उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, कमरे का दरवाजा खोल दो और हम लोग जरा पीछे हटकर खड़े हो जाओ। अंदर जिस कदर आदमी हैं, इनमें हसन करसू भी है, लेकिन कोई बताता नहीं कि वो कौन है। मोहतरम बतरूश अपने साथियों के साथ अंदर जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हसन करसू कौन है। लियोनिश के इस आदमी के इन अल्फाज पर इन मुसल्लत जवानों में से एक ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। वो तीनों पीछे हट गए थे। दरवाजा खोलकर बतरूश अपने साथियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। सारे राहिबों के अंदर दाखिल होने पर जहां हसन करसू ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, वहां नुमाया बात यह थी कि कमरे में दाखिल होते वक्त बतरूश ने हसन करसू को मखसूस इशारा किया था। इस इशारे को पाकर हसन करसू के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर बतरूश ने अपने राहिबों को इशारा किया और वो इस कमरे के दरवाजे के सामने इस तरह खड़े हो गए कि बाहर से कोई देख ना सकता था कि बतरूश क्या हरकत करने वाला है। फिर हाथ के इशारे से बतरूश ने हसन करसू को अपने पास बुलाया। हसन करसू आकर कमरे के बीचों बीच में खड़ा हो गया। तब बतरूश ने इसके कानों में सरगोशी की, मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई,
ये जो राहिब तुम्हारे सामने खड़ा है, ये कद-काठ में बिल्कुल तुम जैसा है। देखो, हिचकिचाना नहीं। यहीं खड़े-खड़े हमारे बीच और दरमियान में अपना लिबास उतार कर इसे दे दो और इसका लिबास पहन लो। जल्दी करो, मेरे पास वक़्त नहीं है। इस पर हसन करसू और वो राहिब फौरन हरकत में आए। राहिब ने हसन करसू का लिबास पहन लिया और हसन करसू राहिब के लिबास में आ गया। बतरूज ने शायद सारा मामला पहले ही तय कर रखा था। हसन करसू का लिबास पहनकर वो राहिब चुपचाप इन मलाहों के अंदर इस जगह पर जा बैठा जहां थोड़ी देर पहले हसन करसू बैठा हुआ था। फिर आगे बढ़कर बतरूज ने एक मल्ला और माही गिर से सरगोशी की और इसके बाद वो पीछे हट गया। ऐसा करने के बाद सारे राहिब पहले की तरह दरवाजे के सामने से हट गए। अब इनके अंदर हसन करसू भी राहिब ही के भेस में था। इस मौके पर बतरूज ने अपने एक राहिब को, जो शायद इसका नायब था, अपने करीब बुलाया। जब वो इससे नजदीक हुआ तो बतरूज सरगोशी के अंदर अंदाज में कान में कहने लगा, अभी थोड़ी देर तक मैं तुम सबको लेकर बाहर निकलूंगा। मैं ल्यूनिश के पास जाऊंगा और तुम सब हसन करसू को लेकर अब अपनी खानकाह की तरफ चले जाना और वहां हसन करसू को किसी इंतहाई माकूल जगह पर छुपा देना, खसूसियत के साथ इन गारों में जहां कोई किसी को तलाश नहीं कर सकता। ल्यूनिश से कहूंगा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इन मल्लाहों में नहीं जान सका कि हसन करसू कौन है। मैं ल्यूनिश को बातों में लगाए रखूंगा। जब तक तुम अपनी खानकाहों में पहुंच जाओगे, वहां जाकर हसन करसू को महफूज कर लेना। इसके बाद देखेंगे कि कैसे हसन करसू को यहाँ से निकालना है। अपने नायब को ये सब कुछ समझाने के बाद बतरूज बाहर निकला और मुहाफिजों को मुखातिब करके कहने लगा, दरवाज़ा बंद कर लो। पहले की तरह दरवाजे को कुफर लगा दो। अफसोस, इनमें कोई नहीं बताता कि हसन करसू इनमें से कौन है। बहरहाल जल्दी पता चल जाएगा कि वो कौन है। इसके साथ ही बतरूज वहां से हट गया। जब वो इस सिमत में आया जहां ल्यूनिश की नशिस्त गाह थी, तो वो खुद तो ल्यूनिश की तरफ चला गया, जबकि राहिब बड़ी तेजी से अपनी खानकाहों की तरफ रवाना हो गए। आहिस्ता आहिस्ता बड़े वकार से चलता हुआ बतरूज वापस ल्यूनिस के पास आया और इसे मुखातिब करके कहने लगा, ल्यूनिश, मुझे बेहद दुख और अफसोस हुआ है कि मैं नहीं जान सका कि हसन करसू इनमें से कौन है। यहाँ तक कहते कहते बतरूज को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए ल्यूनिश बोल उठा, मोहतरम बाप, इसमें फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है। आप जैसे लोग तो मिलत व कौम की खिदमत करने वाले हैं। अगर आप हसन करसू को नहीं जान सके तो इसमें आपको अफसोस करने और परेशान होने की क्या जरूरत है। मेरे आदमी इस मल्ला को लेने के लिए गए हुए हैं, जो हसन करसू को इसकी शक्ल से पहचानता है। वो अभी इसे लेकर आ जाएंगे और आते ही बता देगा कि कमरे में बंद मल्लाहों में से कौन हसन करसू है। ल्यूनिस जब खामोश हुआ तो इसकी तरफ गौर से देखते हुए बतरूज कहने लगा, वो मल्ला जो हसन करसू को इसकी शक्ल से पहचानता है, इसके आने तक क्या मैं यहाँ आपके पास बैठ सकता हूँ, ताकि मैं भी जान सकूं कि इनमें से कौन हसन करसू है। ल्यूनिस ने बड़ी इरादतमंदी से बतरूज की तरफ देखा और कहने लगा, आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका यहाँ मेरे पास बैठना मेरे लिए एक सादतमंदी है। जिस काम के लिए आप बैठ रहे हैं वो ये कि मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपका यहाँ बैठना मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। मैं यही जानूंगा कि आप मेरी जिम्मेदारियां बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं और मेरा बोझ हल्का कर रहे हैं। इसके बाद बतरूश और ल्यूनिश बाबरूसा और उसके साथियों की समुंदर में हलचल और तबाहकारियों के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ल्यूनिश के इस कमरे में इसके दो साथी दाखिल हुए। इनके साथ वो मल्ला था जो हसन करसू को इसकी शक्ल से पहचानता था। ल्यूनिश के दो साथियों में से एक ने ल्यूनिश को मुखातिब किया, ये जिस मल्ला को हम अपने साथ लेकर आए हैं, ये हसन करसू को शक्ल से पहचानता है। इसने इत्तला दी थी कि हसन करसू अपनी माँ और बहन के साथ साहिल पर उतरा है। ल्यूनिस ने मुस्कुराते हुए इस मल्ला की तरफ देखा और फिर कहने लगा, क्या तुम हसन करसू को इसके चेहरे और शक्ल से पहचानते हो। वो मल्ला बड़ा संजीदा और अफसरदा खड़ा था, मुंह से कुछ ना बोला। उसने सिर्फ असबात में गर्दन हिला दी थी। इस मौके पर बतरूज बड़े कहर भरे अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था, ताहम इसने अपने गुस्सा और गजबनाकी का इजहार नहीं होने दिया था। लियोनिश अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और बतरूज की तरफ देखते हुए कहने लगा, आप भी मेरे साथ आए, जरा देखें तो इनमें से हसन करसू कौन है, जो खैरुद्दीन बाबरोसा का साथी है और जिन्होंने समंदर के अंदर एक हलचल और इनकलाब बर्पा करके रखा हुआ है। फिर लियोनिश और बतरूज इस तरह मल्ला और उसे लाने वाले दोनों नौजवानों को लेकर उस कमरे की तरफ गए जिसमें हसन करसू और दूसरे मल्लाहों को रखा गया था। ल्यूनिश के कहने पर मुहाफिजों ने कमरे का दरवाजा खोला। मल्लाह को लेकर सब इस कमरे में दाखिल हुए। फिर मल्लाह को मुखातिब करते हुए ल्यूनिश कहने लगा, यही वो लोग हैं जिन्हें साहिल से गिरफ्तार किया गया था। इन्हें गौर से देखो और बताओ इनमें हसन करसू कौन है। इस मल्लाह ने सबका जायजा लिया और उदास और अफसरदा हो गया। लम्हा भर के लिए उसकी गर्दन झुकी रही। इस मौके पर ल्यूनिश ने गौर से उसकी तरफ देखा और फिर पूछा, क्या बात है। इस मल्लाह ने गर्दन सीधी की, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा, इनमें से तो कोई भी हसन करसू नहीं है। लियोनिश हक्का बक्का और दंग रह गया। बुलंद आवाज में बोला, ये तुम क्या कह रहे हो।
मल्लाह हिकलाते हुए कहने लगा, मोहतरम लियोनिश, मैं गलत नहीं कह रहा। ये जिस कदर लोग इस कमरे में बंद हैं, ये सब बेगुनाह हैं। ना इनके अंदर हसन करसू है और ना हसन करसू से इनका कोई ताल्लुक और कोई वास्ता है। अगर आपको मेरी बातों पर एतबार नहीं है और मेरे इन अल्फाज पर एतमाद नहीं करते, तो मेरे अलावा किसी और को बुलाकर पूछ सकते हैं, क्या इनमें हसन करसू है? अगर कोई ये बता दे कि इनमें से हसन करसू है, तो मैं इजाज़त देता हूँ कि आप मेरी गर्दन काट दीजिएगा। मेरा अंदाज़ा है कि हसन करसू को आप लोगों ने गिरफ्तार ही नहीं किया। वो किसी न किसी तरह दूर खड़ी कश्ती की तरफ भागा और वहां से वो अपने मस्कन की तरफ जा चुका होगा। इस मौके पर बतरूश आगे बढ़ा। इसने मल्लाह को के इशारे पर हमदर्दाना अंदाज में हाथ रखा। फिर कहने लगा, क्या तुम कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या तुम अपने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर कह सकते हो कि इनमें कोई हसन कसू नहीं है? इस मौके पर इस मल्लाह ने एहतजाजी अंदाज में बतरूश की तरफ देखा और फिर कहने लगा, मैं अपने खुदावंद कुद्दूस की कसम खाकर कहता हूँ कि जिस कदर मल्लाह इस कमरे में बैठे हुए हैं, इनमें कोई भी हसन कसू नहीं है। बतरूश पीछे हटा और लियोनिश को मुखातिब करके कहने लगा, ये मल्लाह झूठ नहीं बोलता, सच कहता है। मेरे ख्याल में हमने नाहक इन मल्लाहों को यहाँ बंद करके रखा है। इनमें हसन खसू नहीं है, लिहाजा हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। लियोनिश खड़े खड़े कुछ देर सोचता रहा, फिर बतरूज की तरफ देखते हुए कहने लगा, मोहतरम बाप, आपका कहना दुरुस्त है। अगर ये बेगुनाह है तो इन्हें यहाँ बंद रखना दुरुस्त नहीं है। फिर इसने वहाँ बंद सारे मल्लाहों को मुखातिब किया, तुम उठो और अपने अपने घरों को चले जाओ। इस पर सब मल्लाह उठ कर वहां से निकल गए। इन मल्लाहों और माहीगीरों के जाने के बाद बतरूज लियोनिश की तरफ बढ़ा और इसके करीब होकर सरगोशी के अंदाज में इसे मुखातिब करके कहने लगा, लियोनिश, मेरे अजीज, मैंने जो तुम्हें इन मल्लाहों और माहीगीरों को रिहा करने का मशवरा दिया है, तो इसका बुरा ना मानना। ऐसा ही मैंने इनकी बेहतरी और भलाई के लिए नहीं किया, बल्कि मैंने ऐसा मशवरा इन इलाके के बसने वाले ईसाइयों के तहफ़्फ़ुज़ और हस्पानिया की मुमलिकत की मजबूती और इस्तेहकाम की खातिर दिया है। लियोनिश, याद रखना, ये मल्लाह चौंके बेगुनाह थे। हसन करसू इनके अंदर नहीं था, लिहाजा अलबशारात के कोहिस्तानी सिलसिलों के अलावा साहिल समुद्र के साथ साथ ही मुसलमान माहीगीर और मल्लाह आबाद हैं। इनके अंदर ये बात बिजली के कुंदों की तरह असरात कर जाती है कि ल्यूनिश इनके इलाकों में आने के बाद मुसलमानों के साथ ज्यादतियों की इब्तिदा कर चुका है। इनके जहन में ये बात भी उठती है कि हसन करसू की मौजूदगी का सहारा लेकर मल्लाहों और माहीगीरों को नाहक हिरासत में लिया गया है। ऐसी सूरत में अलबशरात की वादियों और कोहिस्तानी सिलसिले के सारे कबाइल के अंदर बगावत भी उठ सकती थी। अगर ऐसा हो जाता तो बतरूश अपनी बात मुकम्मल न कर सका, इसलिए कि ल्यूनिश मुस्कुराते हुए बोल उठा था, मुकद्दस बाप, जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। मैंने आपके इस फैसले पर खुशी महसूस की है। अगर आप मुझे ये मशवरा ना देते, तब भी मैं माहीगीरों और मल्लाहों को छोड़ने वाला था। अगर इनमें हसन करसो नहीं, तो इन्हें यहाँ रोकने और रखने का कोई फायदा नहीं था। आप फिक्रमंद ना हो, मैं इन इलाकों की तारीख और यहाँ के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इन इलाकों में जो पहले एक बार मुख्तलिफ कबाइल ने बगावत खड़ी की थी, इस बगावत ने हजारों ईसाइयों को निगल लिया था। लिहाजा जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं वैसे हालात पैदा नहीं होने दूंगा। वैसे मुकद्दस बाप, एक बात है, अगर हसन करसो इस साहिल पर आया था, तो फिर वो कहाँ गया? ल्यूनिस झुका और कुछ सोचा, फिर दोबारा वो कह रहा था, मेरा दिल कहता है कि वो यहाँ आया जरूर था, इसलिए कि साहिल पर इसकी माँ और बहन दोनों मार गिरी हैं। और मुझ पर यह भी इंकशाफ किया गया है कि वो अपनी माँ और बहन से बिछड़ा हुआ था। चंद दिन पहले ही इसकी माँ और बहन उसे मिली थी और वो इन दोनों को अपने दादा की कब्र पर ला रहा था। साहिल पर जो हसन करसू की माँ और इसकी बहन हलाक हुई हैं, इसका मतलब है हसन करसू यहाँ आया था। अब इससे आगे मामला मेरी समझ में नहीं आता। अगर वो यहाँ आया है तो फिर किधर गया, और अगर वो यहाँ नहीं था तो हमने इन सारे बेगुनाह मल्लाहों को पकड़कर हिरासत में क्यों रखा? और अगर हसन करसू यहाँ आया है तो फिर वो कहाँ है? क्या यहाँ इन इलाकों में रुपोश हो गया है? कहाँ छुपा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके साथ इसके कुछ मुसल्लह दस्ते भी हों और मौका पाकर वो हम पर हमलावर होने की कोशिश करे और हमें नुकसान पहुंचाए? जब तक ल्यूनिश बोलता रहा, बतरूश खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, गौर से उसे सुनता रहा। जब वो खामोश हुआ, तब वो इसका जहन खाली और साफ करने की खातिर बोल उठा, ल्यूनिश, ये भी तो मुमकिन है कि वो यहाँ से भाग जाने में कामयाब हो गया हो। देखो, जहाँ तक हसन करसो की यहाँ आमद का ताल्लुक है, तो ये बात तो तयशुदा है कि वो यहाँ आया इसलिए कि इसकी माँ और बहन का यहाँ आना इस बात का बेन सबूत है कि हसन करसू इनके साथ आया था। वो दोनों अकेली नहीं आ सकती थी। लियोनिश, वो कोई आम आदमी नहीं है, खैरुद्दीन बाबरोसा के उम्दा सालारों में से एक है। इसने यहाँ आने का कोई एहतमाम और बंदोबस्त जरूर किया होगा। इसके साथ फालतू किश्तियाँ होंगी या कुछ मुहाफिज होंगे। जो ही इसने देखा यहाँ हालात खराब हैं, तो मेरा अंदाजा है कि वो यहाँ से भाग गया होगा। यहाँ कोई भी इसे पनाह देने का खतरा मोल नहीं ले सकता। ताहम
आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने राहिबों को इन बस्तियों के अंदर फैला दूँ। वो जगह-जगह ढूँढें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या किसी बस्ती के किसी कूचे या किसी घर में हसन कसू ने पनाह तो नहीं ले रखी। बतरूज दम लेने के लिए रुका, फिर दोबारा कह रहा था, लियोनिश, ये काम मैं खुद नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरा इंतज़ामिया से कोई ताल्लुक नहीं है। हम मज़हबी लोग हैं, इन कामों में घुसना नहीं चाहते। लेकिन चूँकि इसमें ईसाइयत के अहिया और फ़रोग़ का सवाल है, इसी बिना पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप बुरा महसूस ना करें, तो मैं अपने राहिबों को मुख्तलिफ़ मुसलमानों की बस्तियों में फैला दूँ, ताकि वो जानने की कोशिश करें कि अलबशारात में कहीं हसन कसू तो छुपा हुआ तो नहीं। बतरूज की इस गुफ्तगू से लियोनिश की आंखों में एक चमक पैदा हुई। फिर बड़ी आजिज़ी से वो बतरूज को मुखातिब करके कहने लगा, मुक़द्दस बाप, अगर आप ये काम कर गुज़रे तो मैं समझूँगा कि आप मुझ पर वो एहसान होगा जो मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार सकूँगा। इसलिए कि जब अहकाम बाला को ये खबर होगी कि हसन कसू यहाँ आया था और भागने में कामयाब हो गया, तो मैं इसमें मेरी ही नहीं, डॉन जॉन की बेइज्जती का भी अंदेशा उठ खड़ा होगा। लेकिन मुझे डॉन जॉन से तो कोई खतरा नहीं, इसलिए कि वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, मेरे अजीज़ों और मेरे साथियों में से है। लेकिन हुक्मरान तबका इस सिलसिले में हमें ज़रूर सरजंश करेगा, और अगर आप अलबशारात की वादियों और बस्तियों में से तलाश करने की कोशिश करें तो मैं जानूँगा कि जो काम मुझे करना चाहिए था वो आपने अपने ज़िम्मे ले लिया है। यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। लियोनिश जब खामोश हुआ तब कुछ सोचते हुए बतरूज कहने लगा, मोहतरम लियोनिश, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस मल्लाह और माहीगीर से आपकी मौजूदगी में मिलना पसंद करूंगा, जिसे हसन करसू को देखा था। लियोनिश अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, वो अभी यहीं होगा, मैं इसे बुलाता हूँ, इससे बात कर लें। इसके साथ ही लियोनिश बाहर निकला, किसी को आवाज़ दी, कुछ समझाया, फिर दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो मल्लाह इस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें लियोनिश और बतरूज बैठे हुए थे। हाथ के इशारे से लियोनिश ने उसे बतरूज के सामने बैठने के लिए कहा। वो डरते कांपते बैठ गया। फिर बतरूज ने उसे मुखातिब किया, देखो, तुम्हें खौफजदा और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो कि क्या तुमने अपनी आंखों से हसन करसू को देखा था। इस मल्लाह ने कुछ सोचा, अजीब सी बेबसी से लम्हा भर के लिए बतरूज की तरफ देखा, फिर कहने लगा, जब वो अपनी माँ और बहन के साथ आया था तो वो अपने चेहरे को ढांपे हुए था। मैंने उसे चेहरे से नहीं पहचाना, मैंने सिर्फ जिस्मानी साख से अंदाजा लगाया था कि वो हसन कसू ही है। बतरूज ने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम अहमक और बेवकूफ़ किस्म के इंसान लगते हो। अगर तुमने उसे चेहरे से नहीं देखा तो फिर तुमने ये कैसे शोर करना शुरू कर दिया कि तुमने हसन कसू को देखा है। मुख्तलिफ लोगों की जिस्मानी साख्त एक जैसी भी हो सकती है। ये भी मुमकिन है कि इसने अपने कुछ मल्लाहों के साथ अपनी माँ और बहन को अपने दादा की कब्र देखने के लिए रवाना कर दिया हो और खुद वो यहाँ ना आया हो। जवाब में वो माहीगीर कुछ ना बोला। इस दौरान लियोनिश बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहा था। फिर लियोनिश ने बतरूज को मुखातिब किया, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। अगर इसने उसे चेहरे से नहीं देखा और जिस्मानी साख से अंदाज़ा लगाया है तो वो कोई और भी हो सकता है। बहरहाल इस शख्स ने हमारे साथ तावन किया। अपने इस तावन के लिहाज से ये नाम का हकदार ज़रूर है, ताकि आइंदा भी ये ध्यान रखें कि जब हसन करसू आए तो ये हमें इत्तला करे। आप जानते हैं कि शिबली कबीले का सालिब बिन हलवान हमारे साथ ताउन कर रहा है और इन इलाकों की सारी खबरें हम तक पहुंचाता है। मैंने अपने एक और आदमी के जरिए सालिब बिन हलवान को पैगाम भिजवा दिया है कि वो इस शख्स को खासा इनाम दे। इस मकसद के लिए एक रकम पहले ही हमने सालिब बिन हलवान के पास रखी हुई है। ल्यूनिस जब खामोश हुआ तब इसकी तरफ देखते हुए बतरूज बोल उठा, ये शख्स वाकई इनाम का हकदार है, इसलिए कि इसने बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए हसन करसू की इत्तला दी। क्या ये बतरूज को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि इसकी बात काटते हुए लियोनिश बोल उठा, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। एक शिल्बी कबीले का सालिब बिन हलवान हमारे साथ काम कर रहा है, ये इसी के खुफिया आदमियों में से एक है। बतरूज इस गुफ्तगू को बड़ा नापसंद कर रहा था। इस मौके पर कुछ सोचा और कहने लगा, लियोनिश, क्या इसके अलावा भी सालिब बिन हलवान के कुछ आदमी हैं जो आपके मुखबरों के तौर पर काम कर रहे हैं। इस मौके पर जवाब तलब से अंदाज में लियोनिश ने इस माहीगीर की तरफ देखा, जिस पर वो बोल उठा, मेरे अलावा दो और आदमी हैं जो सालिब बिन हलवान से रब्ता रखते हैं और इलाके की सारी खबरें इस तक पहुंचाते हैं। कुछ देर खामोशी रही। इस दौरान लगता था कि बतरूज कुछ सोच रहा था। फिर अचानक इसने लियोनिश को मुखातिब किया, मोहतरम लियोनिश, अगर मैं इस मल्लाह और इसके बाकी दो साथियों से काम लेना चाहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। दरअसल हसन करसू की यहाँ मौजूदगी ने मुझे भी परेशान कर दिया है, इसलिए कि हमारी खानकाहें यहाँ हैं और हमारी खानकाहों में इस वक्त काफ़ी राहिब रहते हैं। अगर वो अचानक यहाँ कोई कार्रवाई करता है तो फिर हम राहिबों को नुकसान पहुँचा सकता है और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। मैं ये पसंद करूँगा कि ये शख्स अपने दोनों साथियों को लेकर मेरी खानकाह की तरफ आए, वहाँ मैं तफसील के साथ इससे गुफ्तगू करूँगा और फिर मैं अपने कुछ राहिब मुकर्रर
करूँगा जो उनके साथ काम करेंगे और जगह-जगह घूम फिर कर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि हसन करसू के यहाँ किन लोगों से रवाबित और ताल्लुकात हैं। बतूश जब खामोश हुआ तो बड़ी आज़ी से का इज़हार करते हुए लियोनिश कहने लगा, मुक़द्दस बाप, आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और बार-बार मुझसे इजाज़त लेते हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं करें। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, लेकिन आप इस तरह मुझसे इजाज़त तलब ना करें। आप इस तरह मुझे शर्मिंदा करते हैं। बतरूज शायद जो खेल खेलना चाहता था, इसमें चूँकि अब इसे अपनी कामयाबी के आसार सामने दिखाई दे रहे थे, लिहाजा इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर अपने करीब बैठे इस मल्लाह को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, आज शब को जब मुसलमान इबादत गाहों में इशा की नमाज पढ़ने के लिए निकलेंगे तो तुम मेरी खानकाहों की तरफ आना। अपने दूसरे साथियों को भी साथ लेकर आना, जो तुम्हारी तरह हसन करजू को पहचानते हैं और तुम लोगों का तारुफ मैं अपने कुछ राहिबों से कराऊंगा और राहिब भी इन बस्तियों में वो काम करेंगे जो तुम कर रहे हो, इसलिए कि ये मामला अब संगीन होता जा रहा है और इसमें हमें ईसाइयत के फ़रोग के लिए दखल अंदाजी करना पड़ रही है। बतरूज रुका, फिर इस माहीगीर को मुखातिब करके कहने लगा, अब तुम जाओ और ईशा के बाद अपने दोनों साथियों को लेकर मेरे पास पहुंच जाना। इसके साथ ही वो मल्ला उठा और वहां से चला गया। इसके जाने के बाद बतरूज ने लियोनिश की तरफ देखा और कहने लगा, लियोनिश मेरे अजीज, अब मैं भी जाता हूँ। यहाँ से निकलकर मैं अदनानी कबीले के सरदार साद बिन सलामा और कहतानी कबीले के सरदार काबिल आमिर को भी मिलता जाऊंगा। मैं अपनी तरफ से इनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि वो दोनों भी अपने तौर पर ध्यान रखें कि हसन करसू का यहाँ और किस जगह आना जाना है। मैं इन्हें ये भी कहूंगा कि ऐसा करने में इनका अपना मफाद है कि अगर हसन करसू अपने साथियों के साथ बार बार बशारात में आता है तो इससे यहाँ के मुसलमानों पर भी हरफगिरी होती है। लिहाजा वो भी अपने कुछ आदमी मुकर्रर करें और ध्यान रखें कि हसन करसू कब आता है। जब कभी भी वो इन साहिलों का रुख करे तो मुझे ज़रूर इत्तला करें। लियोनिश, मैं अब इस मामले को बड़ी सरगर्मी से निपटाना चाहता हूँ, इसलिए कि हसन करसू खैरुद्दीन बारबरोसा का साथी है और बारबरोसा सिर्फ समुंदर ही नहीं, खुशकी की भी बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए कि बतरूज को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इसकी बात काटते हुए लियोनिश बोल पड़ा, आपका कहना दुरुस्त है। माजी में बारबरोसा ने स्पेन बल्कि यूरोप के मुत्तहिदा बहरी बेड़ों को कई बार और कई मौके पर बदतरीन शिकस्तें दी हैं और नुकसान भी पहुंचाया है। बल्कि खुश्की में कई बार इसने हमारे लश्करियों को तबाहकुन हजीमत उठाने पर मजबूर किया है। इस लिहाज से आलम नसरानियत के लिए खैरुद्दीन बाबरोसा इस वक्त इंतहा दर्जे का, बल्कि कह सकता हूँ कि एक हौलनाक खतरा है जिससे निपटना ज़रूरी है। और फिर ये हसन करसू इसके चंद मोहतरम और करीबी साथियों और सालारों में से एक है और ये भी खैरुद्दीन बाबरोसा ही जैसा खतरनाक और नुकसानदेह है। लिहाजा इसका पता करना हर नसरानी का फ़र्ज़ ऐन है। ये जो आपने दोनों कबीलों के सरदारों से बात करने के लिए कहा है, तो इसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जो कुछ आप कर रहे हैं, मैं ख़्याल कर रहा हूँ ये काम मुझे करना चाहिए था, लेकिन अब आप कर रहे हैं, लिहाज़ा इसके लिए जब तक मैं यहाँ हूँ, आपके एहसान और मेहरबानियों तले दबा रहूँगा। बतरूश अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, फिर लियोनिश की पीठ थपथपाते हुए कहने लगा, लियोनिश, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे खतरात से निपटना और ऐसे खतरात से आगाही रखना और इनका सद्देबाब करना हर नुसरानी का फ़र्ज़ है। मैं अब जाता हूँ और जो गुफ्तगू मैंने तुम्हारे साथ की है इसके मुताबिक अमल करता हूँ। इसके साथ ही बतरूश अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और लियोनिस ने फिर उसे मुखातिब करके बड़ी राजदारी से कहना शुरू किया, मोहतरम बतरूश, मैं अपनी तरफ से भी ये कार्रवाई कर रहा हूँ कि अपने कुछ आदमी इन इलाकों में फैला दूंगा ताकि वो इन इलाकों का दिन रात जायजा लेते रहें। अगर हसन करसू यहीं कहीं साहिली इलाकों में छुपा हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि मेरे साथियों से तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही लियोनिस ने भी बड़े पुरजोश अंदाज में बतरूश से मुसाफा किया और बतरूश इसकी रिहाइश गाह से निकलता चला गया। बतरूज काब बिन आमिर की हवेली में दाखिल हुआ। उसे देखते ही घर का हर फर्द मुख्तलिफ से अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा था। काब बिन आमिर और मुगीरा बिन काब दोनों बाप बेटा बतरूज को दीवान खाने में ले गए। इनके पीछे पीछे मैसूना और माज भी दीवान खाने में दाखिल हो गई थी। जब वो नशिस्तों पर बैठ गए तब गुफ्तगू का आगाज मैसूना ने किया और बतरूज की तरफ देखते हुए कहने लगी, बतरूश, मेरे बेटे, जिस काम के लिए तुम गए थे, इसका कुछ बना? जवाब में धीमी आवाज़ और राजदाराना अंदाज में बतरूश ने सारी तफसील कह सुनाई, जिस तरह इसने ल्यूनिश के वहाँ से एक राहिब के जरिए हसन कसू को रिहाई दिलाई थी। ये सारी तफसील बताने के बाद लम्हा भर के लिए बतरूश झुका और फिर उनको सबको मुखातिब करते हुए इंतहाई धीमी आवाज़ में कहने लगा, अब आप मेरी एक बात गौर से सुने। गो ये आपकी हवेली का दीवान खाना हवेली के वस्त में है। इसकी कोई दीवार गली में नहीं है, इसलिए कि इसके गिर्द चार दीवारी है। इसके बावजूद आजकल जब भी आप मेरे साथ या किसी और की मौजूदगी में गुफ्तगू करें तो पहली कोशिश ये करें कि इस गुफ्तगू के दौरान हसन करसू का नाम ना आए। अगर आए भी तो इंतहाई धीमी आवाज़ में, वरना इसका नाम बगैर इसकी ज़ात से मुतालिक इशारों में गुफ्तगू की जाए।
इसलिए कि ल्यूनिस ने अपने कुछ आदमी इन इलाकों में फैला दिए हैं, जो हसन करसू को तलाश करने की कोशिश करेंगे और मुश्तबा लोगों पर भी निगाह रखेंगे। बतरूज की इस गुफ्तगू से मुआज किसी हद तक मुतमईन और खुश हो गई थी। फिर धीमे से लहजे में वो बतरूज की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरे भाई, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वो इस वक्त कहाँ हैं? बतरोज के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, मेरी अजीज बहन, तुम्हें इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। यूं जानो वो जगह महफूज है और इंतहाई महफूज हाथों में है, और इस वक्त हमारी खानकाहों के तहखानों में से किसी एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से आराम कर रहा होगा। इस वक्त मेरे सामने सबसे बड़ा मसला इसे यहाँ से निकालकर अफ्रीका की तरफ भिजवाना है, इसलिए कि इसकी सलामती मुझे और मेरे साथियों को अपनी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन ये काम बड़ी राजदारी, बड़ी होशियारी और बड़ी एहतियात से करना होगा, इसलिए कि इसकी तलाश में ल्यूनिश ने आदमी शिकारी कुत्तों की तरह इन इलाकों में घूमते फिरते हुए मशकूक अफराद पर निगाह रखेंगे। बतरूज को मुखातिब करके मास फिर कुछ कहना चाहती थी कि काब बिन आमिर बतरूज की तरफ देखते हुए बोल उठा, बतरूज मेरे बेटे, अब मुझे एक दूसरी फिक्र लाहक हो रही है। तुम्हारा ये इंकशाफ तो मेरे लिए किसी कदर इत्मीनान का बायस है कि वो महफूज जगह और महफूज हाथों में है। लेकिन जैसा कि तुम बता चुके हो कि लियोनिश का 3 ऐसे मुसलमान माहीगीरों से रब्ता है जो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हसन करसू को जानते और पहचानते हैं, और ये कि उन्होंने ही शिकायत की थी कि हसन करसू इन सरजमीनों में दाखिल हुआ है। जो फिक्र मुझे लाहक हो रही है वो ये है कि आज ल्यूनिस से राब्ता इन 3 माही मल्लाहों का है। कल इससे जायद अफराद किसी लालच और लोभ में ल्यूनिस से राब्ता करके और हसन करसो की निशानदही कर सकते हैं। ऐसी सूरत में तो हसन करसो के लिए हर वक्त यहाँ पर खतरात मंडलाते रहेंगे। बेटे, मैं चाहता हूँ कि वो जल्द अज जल्द किसी माकूल जगह पर पहुंच जाए। साथ ही मैं तुमसे ये भी कहूंगा कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि माज इससे मिल सके? बतरूज, माज अब इसकी बीवी है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से मिलें, आपस में सलाह मशवरा करें। इसके बाद अगर माज को हसन कसू यहाँ हमारे पास ही रखना चाहता है तो माज यहाँ पर रहे, और अगर वो अपने साथ लेकर जाना चाहता है तब भी हम इसके लिए तैयार हैं। मैं इन दोनों को खुश और मुतमईन और महफूज देखना चाहता हूँ। काब बिन आमिर जब खामोश हुआ तब धीमे धीमे लहजे में हल्की हल्की मुस्कुराहट में बतरूज कह रहा था, अजीज इब्ने आमिर, आपने बैक वक्त 3 सवाल कर दिए हैं। आपका पहला सवाल यह है कि 3 मल्लाहों ने हसन करसू को पहचानने का दावा किया है, जिनसे ल्यूनिश का राब्ता है, या मजीद मल्लाह सालिम बिन हलवान से राब्ता करके हसन करसू के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि वो तीनों मल्लाह जिन्होंने ल्यूनिश से राब्ता कायम कर रखा है और दावा करते हैं कि वो हसन करसू को जानते हैं और वो यहाँ आता रहा है, इस सिलसिले में आप पर इंकशाफ कर दूं कि मेरे खुदावंद ने चाहा तो इन तीनों मल्लाहों की जिंदगी की आज आखिरी रात होगी, और इंशाअल्लाह इनके मुकद्दर में अगली सुबह का सूरज तुलू होना नसीब नहीं होगा। ल- इन 3 मल्लाहों का अंजाम क्या होगा ये तो मैं इस वक्त तफसील से नहीं बता सकता, लेकिन कल आप सुनेंगे कि इनका क्या हशर हुआ, और इनकी वजह से शिबली कबीले का सरदार सालिम बिन हलवान भी अल्लाह ने चाहा तो चकरा कर रह जाएगा और कोशिश करेगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो ल्यूनिश से राब्ता मुनक़ता करने पर मजबूर हो जाए। ये तो हमारी तरफ से पहला कदम होगा। और अब आपने जो दूसरा सवाल किया है कि हम वक्त यहाँ हसन करसू पर खौफ और खतरात मंडलाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब यहाँ इन सरजमीनों में कोई ऐलान ही नहीं करेगा कि वो हसन करसू को शक्ल से पहचानता है, तो मेरे अजीज भाई के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। आपका तीसरा सवाल आपकी बातों से ये निकलता है कि माज को इससे मिलना चाहिए, इसलिए कि ये इसकी बीवी है। बेशक माज इसकी बीवी है और ये हक भी रखती है इससे मिलने का, और वो भी हक रखता है कि अपनी बीवी को यहाँ रखे या अपने साथ लेकर जाए। लेकिन अभी ये वक्त इन फैसलों का नहीं है। मैं ल्यूनिश के हाथ से इसे रिहाई दिलाने के बाद अपने साथियों के साथ भेज चुका हूँ। अभी मैं खुद भी खानकाहों में जाकर उससे मुलाकात नहीं की। यहाँ से निकलकर मैं सीधा इसकी तरफ जाऊंगा। इसके बाद मैं इसको पहचानने का दावा करने वाले तीनों मल्लाहों का बंदोबस्त करूंगा। यहाँ तक कहने के बाद बतरूज चुका और फिर मास की तरफ देखते हुए बराह रास्त कहने लगा, मास मेरी बहन, फिलहाल सब्र करो। जहाँ तक तुम्हें हसन करसू से मिलाने की बात है, तो मैं अभी तुम्हें अपने साथ ले जाकर उससे तुम्हारी मुलाकात करवा सकता हूँ, लेकिन इस तरह हम खुद भी मशकूक हो जाएंगे और चारों तरफ खतरात उठने का अंदेशा होगा। लिहाजा इन हालात में हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हम पर कोई शक कर सके, हमें कोई मशकूक जाने। मेरी बहन, फिलहाल फिल वक्त बिल्कुल खामोश हो जाओ। यूं जानो कि तुम्हारा हसन करसू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अपने आप को खुश खुर्रम रखो। जब तक मैं जिंदा हूँ, हसन करसू की तरफ इन सरजमीनों में कोई मैली निगाह उठाकर देख नहीं सकता। बतरूज चुका, कुछ सोचा, फिर माज की तरफ देखते हुए कहने लगा, माज मेरी बहन, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा शौहर है और तुम उसे मिलना पसंद करोगी, लेकिन हालात का तकाजा है कि फिलहाल हम खामोश रहें। मेरी बहन, तू जानती है कि सनकरसू आलम इस्लाम के इन सरारों में से है जो मिल्लत के दुश्मनों के लिए बेकरार उदासियों में रेत भरा कज़ा का बगोला साबित होते हैं और अपनी मिल्लत, अपनी कौम के लिए हिजरत तलखियों में मोहब्बत का जजीरा बन जाते हैं। मेरी बहन, ऐसे लोग जहाँ
जहाँ अपनों के लिए अपनाइयत के सख़्त की तासीर छोड़ जाते हैं, वहाँ अपनी मिल्लत के दुश्मनों के लिए सज़ाओं का किस्सा अज़ाबों की दास्तान बनकर उभर जाते हैं। मैं जानता हूँ तुम इसकी बीवी हो और हर बीवी की ये ख्वाहिश होती है कि इसका शौहर इसके लिए उल्फत की ज़ेबाइश, मोहब्बत की ख्वाहिश और जावेदार रफ़ाकत की राहनाई बनकर रहे। पर मेरी बहन कभी-कभी कौमी जज़्बों की तामीर के लिए ज़बान का जबर बर्दाश्त करना पड़ता है, आँसुओं के सहीफ़े रक़म करने पड़ते हैं और गम की अक़ूबत गाहों को भी गले लगाना पड़ता है। अज़ीज़ बहन, इस कायनात की ज़ात के सहरा और फ़ितरत की आगोश में जहाँ इशरतों के नगर हैं, वहाँ नफ़रतों के रंग भी हैं। जहाँ चाहतों के हसीन नग़मे उभरते हैं, वहाँ रूह के घाव और दिल की ख़लिशें भी अपना मकाम रखती हैं। देख मेरी बहन, आज अगर राहतों की परछाइयाँ, खुशियों का रुख जमाल नहीं है, तो कल को खुदावंद ने चाहा तो वहशतों के मौसम और हरीम जहाँ की बेसकूनी भी नहीं रहेगी। इसके साथ ही बतरूश उठ खड़ा हुआ और मध्यम सी आवाज़ में कहने लगा, मैं अब जाता हूँ, इसलिए कि हसन करसू से मिलने के अलावा मुझे और भी बहुत से काम करने हैं, जिनका ताल्लुक हसन करसू के तहफ़्फ़ुज़ से है। माज़, मेरी बहन, मैं बहुत जल्द लौट कर तुम्हारे पास आऊँगा और फिर कहीं न कहीं तुम्हारी और हसन करसू की मुलाकात का एहतमाम करूँगा। इसके बाद तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर फैसला कर लेना कि तुमने यहाँ रहना है या हसन करसू तुम्हें अपने साथ अफ्रीका ले जाए। तुम दोनों मिलकर जो भी फैसला करोगे इस पर अमल किया जाएगा। इसके साथ ही आगे बढ़कर बतरूज ने बारी-बारी पुरजोश अंदाज में काब बिन आमिर और मुगीरा बिन काब से मुसाफा किया। इसके बाद वो इनकी हवेली से निकलता चला गया। बतरूज जब अपनी खानकाहों में आया तो इसके इर्द-गिर्द बहुत से राहिब जमा हो गए थे। इस मौके पर एक राहिब को हाथ के इशारे से इसने अपने करीब बुलाया। शायद इसका नायब था। फिर इसके कान में इसने सरगोशी की। ये कहो कि मेरा भाई हसन करसू इस वक्त कहाँ है? क्या इसकी मेहमानदारी में कोई कसर तो उठाकर नहीं रखी और इसे खाना खिलाया गया है? बतरूज जब खामोश हुआ तब वो भी अपना मुंह बतरूज के कान के करीब ले गया। कहने लगा, अमीर, हमारे मोहतरम और मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त तहखाने में हैं। आपकी हिदायत पर मुकम्मल अमल किया गया है, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। जब मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि बतरूज आ जाए तो दोनों मिलकर खाना खाएंगे। इस मौके पर बतरूज मुस्कुराया, एक लंबा सा सांस लिया, फिर कहने लगा, वाह मेरी मिल्लत के अजीम फर्जंद, तो वाकई बेसमर यादों में कुर्ब की नरम रवा जैसा जानिसार और जज्बों की बिखरी दास्तानों में वफादार है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा हर फसों सी तेरी जुर्रतमंदी को सलाम पेश करता रहूंगा। इसके साथ ही बतरूश हरकत में आया। जिस राहिब के साथ इसने गुफ्तगू की इसे लेकर एक खानकाह में दाखिल हुआ और फिर खानकाह के पिछले हिस्से में जाकर एक इंतहाई मोहतात जगह पर जहाँ चट्टानें ही चट्टानें थीं, इस राहिब ने एक खासे बड़े पत्थर को जोर लगाकर वहां से हटा दिया और वहां पर एक खासा बड़ा रास्ता बन गया जिससे सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती थीं। दोनों सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने लगे। वो एक खासा बड़ा तहखाना था और एक बेहतरीन कमरे की तरह सजा हुआ था। आराम करने के लिए मिसेरी थी और बैठने के लिए नशिस्तें थीं। जब वो तहखाने में दाखिल हुआ तो सामने एक नशिस्त पर हसन करसू बैठा हुआ था। पतरूस और इसके नायब को देखते हुए वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, बारी बारी इन दोनों से गले मिला, फिर तीनों नशिस्तों पर बैठ गए। गुफ्तगू का आगाज हसन करसू ने किया। मुस्कुराते हुए बतरूज को मुखातिब करके कहने लगा, बतरूज, मेरे भाई, आज मुझे लियोनिज के यहाँ से निकालने में जो तरीक़ाकार तुमने इस्तेमाल किया है इस पर मैं खुद दंग रह गया हूँ। मेरे भाई, जब तक मैं हसन करसू जिंदा हूँ, इस एहसान को इससे आगे हसन करसू कुछ ना कह सका, इसलिए कि बतरूज ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया था। कहने लगा, मेरे अजीज भाई, मेरे लिए ऐसे अल्फाज हरगिज इस्तेमाल ना करना। मैं तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। तुम मेरे जमगाहों में कज़ा का बगूला बनकर दुश्मनों से टकराते हो, दुश्मनों की सफ़ों को दरहम बरहम करते हो। मैं एक राहिब की हैसियत से जामिद व मंजमद और बेतरीक से ज़िंदगी बसर करने वाला एक आम सा इंसान हूँ। बतरूज मजीद कुछ कहना चाहता था कि इसका शाना थपथपाते हुए हसन करसू बोल उठा, बतरूज, मेरे अजीज भाई, ऐसी बात नहीं है। यहाँ रहते हुए अपनी कौम अपनी मिल्लत के लिए जो खिदमत तुम अंजाम दे रहे हो वो हर किसी के मुकद्दर में नहीं आती। अगर हम लोग खैरुद्दीन बाबरोसा के साथ जंगों में हिस्सा लेते हुए दुश्मन की सफ़ों को दरहम बरहम करते हैं तो तुम यहाँ रहते हुए भी आलम इस्लाम की बेहतरीन खिदमत करते हो। और ये जो तुम्हारे सारे साथी एक तरह से तुम्हारा लश्कर है, मैं समझता हूँ कि जो काम हम रिज़मगाहों में करते हैं वही काम तुम यहाँ रहकर अंजाम दे रहे हो। हसन करसू जब खामोश हुआ तब बतरूज कहने लगा, मेरे अजीज भाई, ये बातें बाद में हो जाएंगी। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। पहले मिलकर खाना खाते हैं, फिर इसके बाद बैठकर बातें करते हैं। हसन करसू ने बतरूज का बाजू पकड़ लिया, फिर कहने लगा, खाना तो हम खा ही लेंगे। पहले ये बताओ कि बाहर के हालात कैसे हैं और वो कितने मल्लाह हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ लियोनिस से राब्ता कायम किया है और उन्होंने ये कहा है कि वो मुझे जानते और पहचानते हैं। जवाब में बतरूज कह रहा था, बाहर के हालात फिलहाल हमारे हक में नहीं हैं। 3 मल्लाहों ने लियोनिस से राब्ता कायम किया है और वो दावा करते हैं कि तुम्हें शक्ल से पहचानते हैं, लेकिन इनसे मुतालिक मेरे भाई तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। खुदावंद ने चाहा तो आज की रात इनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी और उन्हें अगली सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं होगा।
जहाँ तक बाहर के हालात का ताल्लुक है तो फिलहाल लियोनिस ने अपने आदमी फैला दिए हैं। इन्हें शक है कि तुम अपनी माँ और बहन के साथ यहाँ पर आए हो। इस बिना पर तुम्हारी तलाश में इसके आदमी सरकर्दा रहेंगे, लेकिन बहुत जल्द इनका भी बंदोबस्त हो जाएगा। मेरे अजीज भाई, तुम्हें सब भिजवाने के बाद मैं कुछ देर लियोनिस के पास बैठकर बातें करता रहा और वहां से निकलकर मैं काबिन आमिर की हवेली में गया। इनके साथ मैंने तफसील से गुफ्तगू की। मेरे भाई, माज तुमसे मिलने के लिए बड़ी बेचैन है। अब वो तुम्हारी बीवी है। इसकी तो ये ख्वाहिश थी कि मेरे साथ ही तुमसे मिलने के लिए आए, लेकिन मैंने फिलहाल उसे रोक दिया है, इसलिए कि इसका यहाँ आकर तुमसे मिलना इन दिनों खतरे से खाली नहीं है। पहले हम हालात का जायजा लेंगे, इसके बाद मैं देखूंगा कि तुम दोनों की मुलाकात कहाँ कराई जा सकती है। फिर तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर फैसला करना कि जिंदगी बसर करने के लिए तुम दोनों ने अगला कदम क्या उठाना है। यहाँ तक कहने के बाद बतरूज झुका, फिर अपने साथी की तरफ देखा और कहने लगा, मेरे भाई तुम जाओ और खाने का बंदोबस्त करो, अपना खाना भी यहीं लेकर आ जाना। तीनों मिलकर खाना खाते हैं। इसके साथ ही बतरूज का वो साथी तहखाने से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा तो उसके साथ कुछ साथी राहिब भी थे, जिन्होंने खाने के बर्तन वहां लगा दिए। फिर वो तीनों इस तहखाने में बैठकर खाना खा रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।